सो हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल टू दी चार्टेड मॉन्क। मेरा नाम है अंजित कुमार मिश्रा और आज सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12 अकाउंट्स यानी क्लास 12 अकाउंट्स का ये लेक्चर नंबर 1 है। लेक्चर नंबर 0 दैट मीन्स द सिलेबस डिस्कशन का जो वीडियो है वो ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोडेड है। तो अगर आपने क्लास 12 अकाउंट्स का जो सिलेबस डिस्कशन वाला वीडियो नहीं देखा तो आप प्लीज देख लेना, क्योंकि सिलेबस के बाद आपको पढ़ाई करने में, सिलेबस एक बार आप समझ लोगे तो पढ़ाई करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। एक बार मैं गो थ्रू कर लेता हूँ जो सिलेबस वाला पार्ट था। तो इसमें मैं हमारा जो पूरा कोर्स था उस उसका यूनिट एक है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। तो हम आज जो शुरू करने वाले इसी यूनिट को शुरू करने वाले जो अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप है वो हमारा कितने मार्क्स का है? 36 मार्क्स। अच्छा, अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप के अंदर बहुत सारे पार्ट है। फॉर एग्जांपल फंडामेंटल्स हो गए, गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया, उसके बाद एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन, ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स है। तो ये चैप्टर्स करने से पहले हमें जो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप का जो पहला चैप्टर है हमारा फंडामेंटल, वो किस चीज से डील करेगा, यानी फंडामेंटल बताएगा वो कि पार्टनरशिप आखिर होता क्या है। आज तक आपने क्लास 11 में जो कुछ भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह वहां पे बनाया ना, वो प्रोपराइटरशिप का था। तो अब हम जब क्लास 12 शुरू करने वाले हैं, तो यहाँ पे शुरुआत ही आपका किस चीज से होगा? पार्टनरशिप से। जैसे कि ऑलरेडी हमने बात किया हुआ है कि जो आपका क्लास 12 का सिलेबस है उसमें वो पार्टनरशिप पढ़ाने वाले हैं और कंपनीज का कुछ कुछ चीज पढ़ाने वाले। तो पार्टनरशिप समझने के लिए, पार्टनरशिप का अकाउंटिंग समझने के लिए हमें ये जरूरी है कि पहले हम पार्टनरशिप को समझें। पार्टनरशिप होता क्या है, उसके फीचर्स क्या है, वो ऑपरेट कैसे किया जाता है। पार्टनरशिप पे कुछ प्रोविजंस लगते हैं जैसे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, उसके बारे में समझना। तो अभी हमारा जो चैप्टर 1, चैप्टर 1 मीन्स की फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म्स। उस चैप्टर से कौन कौन से पार्ट है? पार्टनरशिप फीचर्स एंड पार्टनरशिप डीड, प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ये सब हम समझने वाले हैं। फिक्स्ड कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल एंड कॉस्ट एडजस्टमेंट, ये सारे हमारे टॉपिक होंगे चैप्टर 1 में। अच्छा, चैप्टर 1 सिलेबस डिस्कशन में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पहले तो कौन से ऐसे क्लास 11 के आपके पार्ट है जो कि आपको बहुत कंपलसरी होंगे क्लास 12 के अकाउंट्स के पढ़ाई के लिए। तो इसमें मैंने आपको बताया था ये 3 चीज, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जर्नल एंट्री एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इनका तो आपको ज्ञान होना ही चाहिए और बेहतर होता कि आपको सारा नॉलेज हो। यानी क्लास 11 का अकाउंट्स जितना भी आपने पढ़ाई किया, अगर सारा आपको नॉलेज हो, दी बेस्ट है वो चीज। अच्छा, तो इसके अंदर क्या था हमारा? जो पहला पार्ट है हमारा क्या? अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, जो पार्ट ए है उसका चैप्टर नंबर ए जो आज हम शुरू करने वाले हैं वो कौन सा है हमारा? वो है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल। तो ये चैप्टर हम आज शुरू करने वाले हैं। अब जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि मैं जो भी यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ 100% पढ़ाने वाला हूँ। टीएस ग्रेवाल का बुक फॉलो होने वाला है हमारा। तो टीएस ग्रेवाल का आप लेटेस्ट एडिशन अपने साथ रखना, क्योंकि मैं जब इलस्ट्रेशन नंबर 1 2 ऐसा बोलूंगा तो आप इजीली अपने बुक को ओपन कर सकोगे इस चीज के लिए। तो यहाँ पे सब कुछ आपको 100% एज ए पर्सनल ट्यूटर पढ़ाया जाएगा। जो भी आपका डाउट होगा हमें कमेंट सेक्शन में पूछ देना, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको आप फॉलो सब्सक्राइब कर लेना। और इंस्टाग्राम का भी आपको लिंक मिल जाएगा, उसको भी आप फॉलो कर लेना। ठीक है, तो पूरा सब कुछ डिटेल होना, बस आपको कुछ नहीं करना, बैठिए और 2 कॉपी आप मेंटेन करना। एक तो फेयर के लिए, एक रफ वाला। रफ बोले तो उसमें हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वालिटी ऑफ पेजेस दोनों के अच्छे होने चाहिए। रफ का मतलब ये नहीं कि वो जो लो क्वालिटी वाले पेजेस आते हैं वो नहीं यूज करना, आपको बढ़िया वाला ही यूज करना है, क्योंकि जब आप बढ़िया पेजेस यूज करोगे ना तो क्वेश्चन बनाने में और आपको मजा आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप के बारे में बात करते हैं। तो देखो, क्लास 11th में हमने जो कुछ भी किया है, क्लास 11th में जो कुछ भी किया है हमने, वो था प्रोपराइटरशिप के बारे में। किस चीज के बारे में था वो? प्रोपराइटरशिप। प्रोपराइटरशिप का फीचर क्या होता है? प्रोपराइटरशिप फर्म्स, इसमें क्या होता था ना कि आप अकेले एक पार्टनर रहोगे। ठीक है, एक
ऑनर होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, प्रोपराइटर। वही पैसा इन्वेस्ट करता था, वही मैनेज करता था, और वही पैसा जो रिटर्न आता था वही अकेले ले जाता था। लेकिन अकेला किसी के लिए हर काम करना थोड़ा सा इश्यू हो जाता है। कितना दिन तक अकेले काम कर पाओगे आप, ठीक है। अब अगर आपका बिजनेस जब बड़ा होगा, जब आपका बिजनेस बड़ा होगा तो आपको दूसरों के साथ मिलना पड़ेगा। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेज में आ जाते हैं जहां की हम बात करेंगे पार्टनरशिप फर्म के बारे में। पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप वर्ड आप ऑलरेडी जानते होंगे। पार्टनरशिप में क्या होता है ना कि दो या दो से ज्यादा लोग एक साथ मिलके कोई काम करते हैं, उसी को तो पार्टनरशिप बोलते हैं। ये जनरली एक इंग्लिश वर्ड, ठीक है। तो पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होगा कि दो या दो से ज्यादा लोग मिलके किसी बिजनेस को ऑपरेट करेंगे। वो सभी लोग पैसा लगाएंगे, सभी लोग पैसा लगाएंगे, सभी लोग मैनेज करेंगे, और अल्टीमेटली जो प्रॉफिट होगा वो सभी में बच जाएगा। तो जो लोग पैसे लगाएंगे उनको पर्टिकुलरली हम क्या बोला करेंगे, पार्टनर्स, ठीक है। अच्छा, तो हम जो क्लास 12 में पढ़ाई करने वाले हैं वो अल्टीमेटली किस चीज का पढ़ाई करने वाले हैं, क्लास 12। ये जो भी मैं नोट्स बना रहा हूँ ये सारा आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप उसको प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। जैसे ही चैप्टर खत्म होगा या चैप्टर का एक अच्छा खासा पोर्शन हो जाएगा तो उस केस में आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा वहां पे, ठीक है। सब्सक्राइब वगैरह कर लेना। और यूट्यूब चैनल जिस पे आप वीडियो देख रहे हैं इस चीज को तो आप सब्सक्राइब कर ही लेना, बेल आइकन भी दबा देना, और अपने जो नियरेस्ट डियरेस्ट फ्रेंड्स हैं उनको भी आप शेयर कर देना, क्योंकि यहाँ पे आपको एब्सोल्युटली 100% सब कुछ मिलने वाला है। और इसके बाद में मैं ना वो जो बैक साइड के क्वेश्चन आंसर्स है ना उसका एक अलग वीडियो डालूंगा क्वेश्चन वाइज, ठीक है। और जो मैं अभी चैप्टर पढ़ा रहा हूँ सारे चैप्टर्स के साथ तो मैं इलस्ट्रेशन करा ही दूंगा, लेकिन जो बैक साइड के क्वेश्चन आंसर्स है उसके लिए मैं अलग से वीडियो अपलोड कर दिया करूंगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पार्टनरशिप होता क्या है ये हमने समझ लिया। तो जब हम प्रोप्राइटरशिप पढ़ा करते थे तो प्रोप्राइटरशिप के केस में हमने लास्ट में क्या बनाया था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, जिसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोलते हैं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी बोलते हैं, फाइनल अकाउंट भी बोलते हैं। फाइनेंशियल ये सब बनाया था हमने, जिसके अंदर क्या बना था, ट्रेडिंग अकाउंट बनता था, जो लास्ट चैप्टर्स थे क्लास 11 अकाउंट्स का, ठीक है। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता था, और फिर बैलेंस शीट बनता था, राइट। सेम यही चीज हमें कहाँ करना है, सेम यही चीज हमें क्लास 12 में भी करना है, लेकिन डिफरेंस होगा कहीं पे, वो मैं बात करूंगा आपसे, ठीक है। तो सेम यही चीज हमें कहाँ करना है, क्लास 12 वाले में भी सेम चीज करना है, लेकिन एक डिफरेंस हो जाएगा कि जो हमारा क्लास 11 में प्रोप्राइटरशिप था उसमें हमें सारा का सारा प्रॉफिट, मतलब यहाँ पे जो प्रॉफिट आता था वो कैपिटल एक का ही था तो उसी को मिल जाता था। लेकिन अब क्या होगा कि यहाँ पे जो प्रॉफिट होगा ना, पार्टनरशिप के केस में जो प्रॉफिट होगा वो हमें अल्टीमेटली इसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, जो भी पार्टनर्स है, क्योंकि मिनिमम तो दो लोग होंगे ही और दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। अच्छा, मैक्सिमम का एक लिमिट है, वो अभी हम लोग थ्योरेटिकल, आज का क्लास थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल होगा लेकिन उसका इम्प्लीकेशन है, उसका जरूरत है हमें आगे की पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। तो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसके लिए हम बीच में एक बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो यहां पे हम ये बनाने वाले हैं। तो इन जनरल जो ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो तो होगा ही पार्टनरशिप के केस में भी। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो हमारा प्रॉफिट निकलेगा ना उसका डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हम क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। और उसके बाद तो बैलेंस शीट बनेगा ही बनेगा। तो ये हमारा फंडामेंटली डिफरेंस होगा क्लास 11 में जो हमने प्रोप्राइटरशिप फर्म के बारे में पढ़ा था और क्लास 12 में जो हम पार्टनरशिप के बारे में पढ़ने वाले। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि पार्टनरशिप होता क्या है। तो पार्टनरशिप क्या होता है हमारा, कि पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्संस, यानी ये एक रिलेशन, ये इकोनॉमिक रिलेशन है लोगों के बारे में, ध्यान से देखना, इकोनॉमिक रिलेशन, बिजनेस के केस में रिलेशन है। हु हैव एग्रीड टू शेयर, जिन्होंने एग्री किया है, क्या करने के लिए एग्री किया, शेयर करने के लिए। क्या शेयर करेंगे, प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस, ठीक है। किस, वो पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल
और वो बिजनेस सारे मिला के भी चला सकते हैं, और ऐसा हो सकता है कि कुछ एक ने पैसा दिया, आइडिया दिया, लेकिन वो रेगुलर डे टू डे ऑपरेशन में शामिल नहीं, कभी कभी बिजनेस में आता है। यानी द बिजनेस मे बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यानी कि सारे ना होके कुछ एक लोग ही डे टू डे रेगुलर बिजनेस में लगेंगे। तो इसमें आपको ध्यान देने का जरूरत है कि अगर सबने बिजनेस शुरू किया, सॉरी, सब लोग डे टू डे ऑपरेशन में अगर है तब तो कोई इशू नहीं, लेकिन अगर सब नहीं है भी ना, फिर भी जो लोग बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं उनके कामों के लिए दूसरे भी इफेक्ट होंगे। ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रखना है इस चीज को। ये मैं क्या बोल रहा हूँ इसको आप आगे मैं समझाऊंगा बढ़िया से कि बिजनेस में बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अभी के लिए आप इतना ही ध्यान रखो, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो सपोज कर लो तीन लोग हैं, ए, बी और सी। इन तीनों ने मिलके डिसाइड किया कि हम मिलके एक बिजनेस करते हैं, ठीक है। तो इन तीनों का पर्टिकुलरली इंडिविजुअली एक एक को करके उनको क्या बोलेंगे, पार्टनर्स। तो पार्टनर कितने हो गए यहाँ पे, तीन। कौन कौन से, पार्टनर ए, पार्टनर बी और पार्टनर सी। ये तीनों मिलके क्या करते हैं, बिजनेस शुरू करते हैं। बिजनेस शुरू करते हैं कहने का मतलब कि उन सभी ने पैसा डाला, सबका आइडिया होगा उसमें, यानी कैपिटल डाला। पैसा डाला का मतलब कि बिजनेस ने कैपिटल इन्वेस्ट किया। अच्छा, जब तीनों एक साथ मिलके एक बिजनेस को चलाते हैं उसको हम बोलते हैं फर्म। कौन सा फर्म, पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। अब अभी हमने पढ़ा कि इट मे बी पॉसिबल दैट द बिजनेस, यानी पार्टनरशिप फर्म्स बिजनेस मे बी कैरिड ऑन बाय ऑल। दैट मीन्स कि ऐसा हो सकता है कि तीनों यानी ए, बी और सी तीनों मिलके बिजनेस को चलाए, या सारे मिलकर ना चला, केवल दो ही चला रहे हैं, केवल एक ही चला रहे हैं। लेकिन सपोज करो कि अगर तीनों मिलकर चला रहे हैं तो वेल एंड गुड। अब अगर केवल ऐसा तीनों में डिसाइड होता है कि केवल ए ही रेगुलर बिजनेस देखेगा, बी और सी कभी कभी आके देखेंगे, लेकिन जो ए काम करेगा ना, ए ने जो भी बिजनेस के अंदर किया उसका अल्टीमेट इफेक्ट सभी पे पड़ने वाला है। यानी व्हाट ए विल डू विल अफेक्ट बी एंड सी ऑल्सो। आगे हम पढ़ेंगे कुछ कि प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन होता है, उसके बारे में आगे जब पढ़ेंगे तो वहां पे बात करेंगे हम, ठीक है। तो पार्टनरशिप के बारे में फिर से एक बार मैं बहुत डिटेल में जाने वाला हूँ, ठीक है। आप भरोसा रखो कि ये आपके लिए बहुत जरूरत है, ठीक है। चलिए, तो पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पार्टनर्स हु हैव agreed to share the profit of the business carried on by all or any of them acting for all. A partner is a principal as well as agent. Sorry to say, ये अभी ही है मतलब प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट। तो इसी एग्जाम्पल को लेके मैं बात करता हूं, ठीक है। चलिए, दो टर्म्स होते हैं, पहला प्रिंसिपल और दूसरा एजेंट। यानी प्रिंसिपल जो बोलेगा या प्रिंसिपल जो काम डेलीगेट करेगा वो कौन करेगा, एजेंट। और एजेंट जो काम करेगा प्रिंसिपल के कहने को, उसके लिए प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल होगा। rather saying principal will also be responsible for the acts performed by agent। तो अभी हमने क्या बोला कि जो हमारे पार्टनर्स होते हैं दे आर प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट ऑफ द अदर पार्ट। यानी कि अब यहाँ पे जो हमने बात किया, एबीसी तीन पार्टनर्स है। एबीसी कितने पार्टनर्स है, तीन पार्टनर्स है, ए, बी, सी। तो यही तीनों लोग मैनेज करते होंगे बिजनेस को। अब जो भी, अब सपोज करो कि मार्केट में कौन गया, सी गया। सी फर्म के बिहाफ में मार्केट में अगर गया तो व्हाट सी विल रिप्रेजेंट इज नॉट ओनली हिमसेल्फ बट ऑल्सो द ए एंड बी। तो वही होता है कि जब कोई एजेंट होता है, एजेंट जो जाता है ना, ही नॉट ओनली रिप्रेजेंट हिमसेल्फ, ही रिप्रेजेंट समवन हु इज हिज प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल जब जाता है तो सॉरी, एजेंट जब मार्केट में जाता है तो वो अपने को कम और प्रिंसिपल को ज्यादा रिप्रेजेंट करता है, यानी क्योंकि उन्हीं के बिहाफ पे वो गया है। तो जब सी मार्केट में जाएगा ना,
जब सी मार्केट में जाएगा तो वो दूसरे के प्रिंसिपल, दूसरे का एजेंट बन के जाएगा और वो रिप्रेजेंट करेगा दूसरे को, खुद को तो करेगा ही करेगा, दूसरों को भी रिप्रेजेंट करेगा, यानी हमारे जो दूसरे पार्टनर है वो भी रिप्रेजेंटेड होंगे बाय सी। दैट मीन्स कि ए एंड बी आर acting here as principal, A and B are acting here as principal, and C is acting here as agent। और एजेंट जो भी काम करेगा मार्केट में उसका इफेक्ट उस पे तो आएगा ही आएगा, साथ साथ ए और बी पे भी आएगा। यही तो एजेंसी, एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशनशिप होता है। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म आर प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट ऑफ द अदर पार्ट। ठीक है, यानी जैसे यहाँ पे सी हुआ तो ए भी ऐसा काम करेगा, तो आगे चल के ए भी फर्म के बिहाफ पे जो काम करेगा उसके लिए जो बाकी जो पार्टनर बी और सी भी रिस्पॉन्सिबल होंगे, तो उस केस में बी और सी प्रिंसिपल होंगे और ए हमारा एजेंट हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना आप, ठीक है। तो अब पार्टनर इज अ प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट, ये प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट। अब आगे बात करते हैं हम कि पार्टनर कौन होता है। तो अभी हमने बात किया जो लोग हैं, ठीक है, जिन्होंने पैसा लगाया पार्टनरशिप में, इंडिविजुअली उनको हम क्या बोलेंगे, पार्टनर्स। पार्टनर कौन हो गया, पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप विद वन अनदर आर इंडिविजुअली, इंडिविजुअली उनको हम क्या बोलेंगे, इंडिविजुअली वो हमारे पार्टनर्स हो जाएंगे। फर्म कौन होगा, अब जो जो भी हमारे पार्टनर्स है वो जब एक ग्रुप मिला के कलेक्टिवली बोले जाएंगे तो उनको हम कलेक्टिवली क्या करेंगे, कलेक्टिवली हम फर्म बोलेंगे। अब उसी फर्म को जिस नाम से ऑपरेट किया जाएगा उसको फर्म नेम कहा जाएगा। नेम अंडर विच अ फर्म ऑपरेट्स, name under which the firm operates is called as firm name, right? Now move forward। अब क्या हो गया कि सपोज करो जो हमारा एग्जाम्पल चल रहा है उसी एग्जाम्पल को मैं कंटिन्यू करता हूं कि ए, बी और सी तीनों हमारे पार्टनर्स है, तीनों मिला के एक फर्म बनाते ए बी सी एंड कंपनी। कंपनी मतलब ये नहीं कि कंपनी है वो, ठीक है, क्योंकि अब तक आपको बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा आपने कि कंपनी वही है जिनके लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड आता है, ठीक है। तो एबीसी कंपनी मान लो ये एक पार्टनरशिप फर्म हो गया, इन तीनों ने जो बनाया है ये पार्टनरशिप फर्म हो गया, और ये लोग कौन हो गए, पार्टनरशिप हो गए, सॉरी पार्टनर्स हो गए। अब आपने क्लास 11 में बिजनेस स्टडीज में ना फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देखा होगा, तो उसमें पार्टनरशिप फर्म का एक फीचर होता है कि जो पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स है ना उसकी लायबिलिटीज अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड लायबिलिटी है। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर होता है पार्टनरशिप फर्म का। अनलिमिटेड लायबिलिटी कहने का मतलब, अब आ जाओ आप पार्टनरशिप फर्म में, मान लो पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस चालू हो गया और एक समय आया जब इसके लायबिलिटीज इसके एसेट से ज्यादा है। दैट मीन्स कि द फर्म इज अनेबल टू रीपे इट्स डेट। तो उस केस में क्या होगा, जो हमारे पार्टनर्स होंगे, सपोज करो तीनों पार्टनर्स जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करते थे वो इक्वली करते हैं, तो एबीसी पार्टनरशिप फर्म में लायबिलिटीज जो था मान के चलो 100 लाख रुपया था, और इनके एसेट्स जो थे वो केवल और केवल 40 लाख रुपया था। यानी कितने का डेट स्टिल पेंडिंग, यानी कितने का डेट जो है वो कंपनी, देखो होगा क्या इस केस में ना, अब कंपनी मान लो अगर ये फर्म बंद होगी या लायबिलिटीज वाले ज्यादा सर पे चढ़ जाएंगे तो फिर अल्टीमेटली होगा क्या, ये सारा एसेट बिक जाएगा और लायबिलिटी को पे किया जाएगा, तो यहां से तो 40 करोड़ ही मैनेज हो पाएगा। अब कितने डेट स्टिल पेंडिंग हो जाएंगे हमारे, 60 लाख। अब ये 60 लाख कौन देगा, ये देना पड़ेगा पार्टनर्स को। कौन देगा, ये जो हमारे पार्टनर्स है, कौन देगा, पार्टनर्स देंगे। यही चीज है अनलिमिटेड लायबिलिटी, इसी को हम क्या बोलते हैं,
अनलिमिटेड लायबिलिटी बोला जाता है इसी चीज को, ठीक है। ये कौन देगा? ये पार्टनर्स देंगे। अब 60 लाख का सपोज कर लो कि ये सारे इक्वली है, इक्वल शेयरिंग है मान के चलो। अब इक्वल शेयरिंग है तो इन जनरल ए, बी और सी सारे कितने दे देंगे? 20-20 लाख रुपए। तो ये चीज तो क्या हो गया कि जो पार्टनर्स होते हैं उनका लायबिलिटी हमारा अनलिमिटेड होता है, ठीक है। अब एक चीज और है इसमें, मैं सोच रहा हूं अभी आपको बताऊं कि नहीं बताऊं, लेकिन आपको पता है मुझे रहा नहीं गया, मैं अभी ही बता देता हूँ, बाद में फिर से एक बार बता दूंगा। शायद आपको थोड़ा सा इशू आए इसको समझने में, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ, एक बार आप भी कोशिश करो समझने का। अब ये 20-20 लाख का सपोज करो इक्वली। एक और स्टेटमेंट है, अभी पहला स्टेटमेंट तो क्या हुआ कि जो फर्म फर्म है, फर्म का जो भी एक्स्ट्रा पेमेंट बच जाएगा, यानी जो डेट्स कंपनी, जो फर्म का डेट फर्म के एसेट से पे नहीं हो पाएगा, तो वो पार्टनर्स देंगे अपने रेशियोज पर। और इन केस वो पार्टनर भी ना दे पाए, क्योंकि पार्टनर पहले अपने प्राइवेट एसेट्स को देगा, प्राइवेट लायबिलिटी के कॉरेस्पॉन्डिंग अमाउंट पे करेगा, ठीक है। तो सपोज करो कि जो हमारे पार्टनर्स हैं, यहीं पे मैं एग्जांपल को एक्सटेंड कर रहा हूँ, ये कोई प्लानिंग नहीं था अभी ये पढ़ाने का मुझे, मैं अब बता देता हूँ। अब प्राइवेट एसेट्स क्या मतलब, उनके घर पे जो उनके पर्सनल कैपेसिटी में एसेट था, वैसे ही उन्होंने अपने पर्सनल कैपेसिटी में लोन वगैरह भी लिया होगा। अब मान लो जो पार्टनर ए है, पार्टनर ए के पास मान लो 80 लाख का एसेट था, और उसके पास लायबिलिटी था मान लो केवल और केवल 20 लाख का, तो इसके पास कितने पैसे बच गए? 60 लाख। पार्टनर बी के पास मान लो 80 लाख था, और उसके पास लायबिलिटी 100 लाख का था, तो ऑलरेडी नील है, एक्स्ट्रा बैलेंस तो नील ही है ना, जो कि वो इधर दे पाए। और सपोज करो इसके पास 80 लाख था और इसके पास जीरो लायबिलिटी था, तो सारा का सारा बैलेंस बच जाएगा। तो पहले तो मान के चलो कि अगर ए, बी और सी तीनों पार्टनर के पास एक्स्ट्रा सफिशियंट पैसा है, ताकि कि वो इस डेट को मैनेज कर पाए, 20 लाख, 20 लाख और 30 लाख, तब तो कोई इशू नहीं। लेकिन इन केस अगर उनके पास उतना पैसा नहीं है किन्हीं एक के पास, तो वो दूसरे का भी शेयर देगा। यही बात मुझे आपको समझाना है कि दी पार्टनर्स आर अनलिमिटेड लायबिलिटी तो है, हैविंग अनलिमिटेड लायबिलिटी, बट ऑल्सो दी पार्टनर्स आर ज्वाइंटली एंड सिवरली लायबल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूं कि अगर मिल के दे पाए तो मिल के देंगे, अगर मिल के नहीं दे पाए तो दूसरे पार्टनर का भी शेयर उनको देना पड़ेगा, बाद में वो जाके उनसे रिकवर करे, दैट इज हिज फॉल्ट। अब अगर आप ध्यान से देखो तो बी को यहाँ पे 20 लाख देना था, लेकिन आप देखो कि बी का प्राइवेट एसेट 80 लाख है और उसके प्राइवेट लायबिलिटी 100 लाख, यानी 20 लाख तो उसके प्राइवेट वाले ही कम पड़ रहे हैं। पहले तो वो प्राइवेट वाला देगा, फिर जाके फर्म का डेट देगा ना, तो प्राइवेट वाला ही नील है। तो अब इसका जो ये 20 लाख का शेयर है ये बट जाएगा इन दोनों में, ठीक है। अब वो जिस रेस इन जनरल क्या होता है, फिर जो बैलेंस होगा वो पीएसआर में बटेगा। अभी के लिए ऐसे समझो कि फिर उनको भी देना पड़ता है। अब मान के चलो इसमें भी ए का भी जीरो होता तो बी का तो सी देता ही, साथ साथ ए का भी दे, यानी सबका देगा, जिनका नहीं दिया गया सबका देना पड़ेगा, तो जब तक आपके पास है पैसा। अब आपके अगर प्राइवेट लायबिलिटी ही ज्यादा है तब तो बात ही अलग है, ठीक है। नहीं तो जब तक आप तो आपके पास आपके घर पे गहने, जमीन, गाड़ी सब कुछ है, सब कुछ बिक जाएगा, लेकिन आपको देना पड़ेगा। खुद का तो देना ही देना। जो पार्टनर्स हैं आपके, जो दूसरे पार्टनर्स हैं, अगर वो अपने घर के गहने और जेवरात बेच के नहीं दे पा रहे हैं तो फिर आप भी उनका शेयर दोगे, ठीक है। तो अब आप देखते जाओ कि किस डिटेल में मैं जाने वाला हूं, तो आप सपोर्ट करो हमें और बढ़िया से पढ़ाई करो, मार्क्स लाओ 90, 92, 95, 98 टारगेट रखो। बहुत ही हम लोग डीप जाने वाले हैं, कितना डीप की समंदर से भी गहरा अकाउंट्स पढ़ने वाला है, ठीक है।
तो अब यहाँ पे क्या हुआ ना, जो पार्टनरशिप होता है, जो पार्टनरशिप फॉर्म होता है, नेचर ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, जो पार्टनरशिप फॉर्म होता है ना, वो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, देखो अकाउंटिंग करने के लिए ना, कोई भी हो, कोई भी फॉर्म ऑफ बिजनेस हो, फॉर्म ऑफ बिजनेस बोलने का मतलब क्या हो गया, मान के चलो फॉर्म ऑफ बिजनेस क्या क्या हो सकता है हमारा, चाहे वो प्रोपराइटरशिप हो, चाहे मेरा पार्टनरशिप हो, चाहे मेरा कंपनी हो, और बैलेंस सारे हो, जितने भी फॉर्म्स ऑफ बिजनेसेस जो भी है। तो अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से ना, अकाउंट्स बनाने के लिए, कहने का मतलब अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से जो उसके ऑनर है और जो उसका बिजनेस है, वो दोनों हमेशा हमेशा कौन होंगे, वो हमेशा हमेशा सेपरेट होंगे, अलग अलग ट्रीट किया जाएगा। लेकिन जो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू है, यानी कानूनन रूप से, उसमें मेरा पार्ट प्रोपराइटरशिप, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोपराइटरशिप और पार्टनरशिप, और दूसरे साइड कंपनी। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोपराइटरशिप और पार्टनरशिप, और दूसरे साइड में हमारी कंपनी, इनका थोड़ा सा अलग अलग ट्रीटमेंट होगा। कि जो प्रोपराइटरशिप और पार्टनरशिप है वो सेम होंगी लीगल पॉइंट से, यानी कि ऑनर और बिजनेस सेम होगा। लेकिन कंपनी के केस में कंपनी का अपना सेपरेट लीगल एंटिटी, ये सब कुछ आपने क्लास 11 बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा तो मैंने यहाँ पे समझा दिया आपको। ठीक है, कंपनी के केस में कंपनी के जो ऑनर है यानी शेयर होल्डर्स, एंड जो कंपनी है यानी कि कंपनी का जो बिजनेस है, ये दोनों ही दोनों अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो सब सेपरेट है, लेकिन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी सेपरेट है। ठीक है, और यही जो हमारा प्रोपराइटरशिप और पार्टनरशिप के केस में जो सेपरेशन नहीं है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से ना, यही क्रिएट करता है हमारा अनलिमिटेड लायबिलिटी वाला फीचर जो होता है हमारा पार्टनरशिप का। ठीक है, यही एक रीजन होता है, क्योंकि देखो सेपरेट नहीं होने का मतलब कि हम, आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस करो अलग अलग मान के, लेकिन हम आपको अलग नहीं मान, यानी प्रोपराइटरशिप फर्म और पार्टनरशिप फर्म को कानूनन रूप से अलग अलग नहीं माना जाता है, कि ऑनर उसका अलग है और बिजनेस अलग नहीं माना जाता। अकाउंटिंग कर लो आप, अपने प्रॉफिट लॉस को कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग मान लो। ठीक है, तो नेचर ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म मैंने अभी जो समझाया आपको, प्रोपराइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी, तीनों का समझा दी। लेकिन सिंस की हम पढ़ाई किसका कर रहे हैं, पढ़ाई हम कर रहे हैं पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप का बात करते हैं कि फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनरशिप फर्म इज नॉट सेपरेट लीगल एंटिटी। पार्टनरशिप फर्म बस कागज रूप पे ही है, कागज रूप पे है, और उसका कोई अपना एग्जिस्टेंस नहीं है। जब जब भी पार्टनरशिप फर्म का नाम होगा ना, तो उसके बैकग्राउंड में उनके पार्टनर्स हमेशा रहेंगे, यानी इसका अपना एग्जिस्टेंस नहीं है। तो दी पार्टनरशिप फर्म इज नॉट सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर्स, दिस लीड्स टू अनलिमिटेड। और यही जो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से सेपरेट नहीं है ना, इसीलिए उनका अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है। यानी फर्म का डेट अगर फर्म नहीं पे कर पाएगी तो उसको कौन करेगा, उसको पार्टनर्स पे करेगा। यही पे जो कंपनीज होती है, तो कंपनी का अपना सेपरेट लीगल एंटिटी है, इसीलिए जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं उनका जो लायबिलिटी होता है वो लिमिटेड हो। ठीक है, अब फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, अकाउंटिंग के लिए तो मैंने बोल दिया कोई भी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमेशा सेपरेट होते हैं, ताकि कि हम इवेल्युएट कर पाए कि हमारे इस पर्टिकुलर बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू जो हमारा पार्टनरशिप फर्म होता है वो हमेशा सेपरेट होता है इस अपने पार्टनर्स, एंड द अकाउंटिंग इज डन। और जब भी आप अकाउंट्स बनाओगे तो आप फर्म के नजरिए से सोचो, तो उनके पार्टनर्स के नजरिए से नहीं। ठीक है, एंड द अकाउंटिंग इज डन फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। अब
हम क्या पढ़ने वाले, फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। जो हम पार्टनरशिप क्या पार्टनरशिप किए जा रहे हैं, उसके कुछ फीचर्स जो ऑलरेडी हमने कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा अभी ही पढ़ लिया। क्या पहला, कि पार्टनरशिप फर्म का पहला फीचर है हमारा कि जो पार्टनरशिप होगा हमारा, वो उसमें कम से कम दो या दो से ज्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे। देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2%, यानी मिनिमम कितने लोग हो गए हमारे, मिनिमम 2 लोग। यानी फॉर एनी पार्टनरशिप टू कम इनटू एग्जिस्टेंस देयर मस्ट बी मिनिमम 2%। और अभी एक चीज और मैंने आपको बता दिया कि इस पर्सन में बहुत डीप जाने वाले हैं। आप अपना पेशेंस बनाए रखना, बिल्कुल इरिटेट मत होना। जिन बच्चों को जल्दी कोर्स करना है वो यहाँ पे वीडियो ना दो। मैं बाद में रिविजनरी सेक्शन फास्ट ट्रैक वाला लाऊंगा, वहां पे आपको जल्दी जल्दी चलना है। यहाँ पे पूरा इन डेप्थ, केवल आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से नहीं, एग्जाम तो है ही, ये पढ़ लोगे आपको एग्जाम में 90, 92, 95, 98 कोई नहीं रोक सकता। लेकिन फर्दर आपको आपको पता है कि आपको जिंदगी में अकाउंट्स आपका बेस्ट सब्जेक्ट होना मांगता है, तो मैं उस हिसाब से आपको तैयार करता हूँ। चलिए, तो जो भी 2% है, जो सॉरी जो जो भी ये पर्सन है, वो पर्सन कौन कौन हो सकता है, वो चाहे हमारा इंडिविजुअल हो सकता है, पर्सन टू फॉर्म अ पार्टनरशिप फर्म। सच पर्सन शुड बी कॉम्पिटेंट टू कंट्रैक्ट। अब एक एक्ट क्या है, एक एक्ट, वो एक्ट का नाम है पार्टनरशिप एक्ट, नहीं सर, उस एक्ट का नाम है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। याद कर लेना, अगर याद हो जाए तो बहुत जरूरी आपके लिए नहीं। उसमें कुछ नियम बताया गया कि कौन से वो लोग हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करने के कॉम्पिटेंट है, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी कि जिनके हस्ताक्षर का वैल्यू, जिनके सिग्नेचर का वैल्यू होगा। तो देखो, पार्टनरशिप पे हमने देखा कि लोग पार्टनरशिप कर रहे हैं, यानी कि एक साथ आ रहे हैं। अब एक साथ जब आएंगे लोग तो कॉन्ट्रैक्ट ही तो करके आएंगे ना, ऐसे थोड़ी कि यूं ही आ गए। अगर यूं भी आ गए तो कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, ठीक है। तो कौन से लोग हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट करने के कॉम्पिटेंट, तो ये बताया गया हमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर कि सब लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है एक्सेप्ट, सभी लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं एक्सेप्ट such person should be competent to contract, and as per the Indian Contract Act every person except, क्या except यानी ये नहीं कर सकते। कौन, पहला तो माइनर, यानी जैसे आपके ज्यादातर लोगों का उम्र 18 से कम है, तो अभी आप कॉन्ट्रैक्ट करने के काबिल नहीं है। दूसरा, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, यानी जिन जो दिमागी रूप से असक्षम, वो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। नहीं तो उनसे कुछ भी करवा लो, क्योंकि उनका तो दिमाग सही से काम नहीं कर रहा। और दूसरे, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, यानी कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जिनको कि कोर्ट ऑफ लॉ में ने डिस्क्वालीफाई करा होता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं, या जैसे कोई लोग हैं जो कि फ्रॉडुलेंट बिहेवियर से बहुत सारा ऑपरेशंस कर रहे हैं, तो जब उन पे केस हुआ ना, तो बाद में जज ने ऑर्डर डाला कि आप फर्दर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो दे आर डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या बोलता है, सभी लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं एक्सेप्ट माइनर, यानी पर्सन ऑफ लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज, एंड पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, एंड पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। अब थोड़ा सा ना हम फोकस करते हैं किस पे, फोकस करते हैं ये जो प्रोविजन माइनर वाला है, कि माइनर हमारा कंपिटेंट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने का, लेकिन इसको थोड़ा सा छूट मिला है पार्टनरशिप के अंदर, ताकि कि ये पार्टिसिपेट कर पाए। कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा लेकिन पार्टिसिपेट जरूर कर सकते। तो माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। अभी हमने पढ़ा कि द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 माइनर को प्रोहिबिट करता है कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करने से। तो माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट बट कैन बी एडमिटेड, लेकिन वो हमारा पार्टनर बन सकता है, बट कैन बी एडमिटेड एज ए पार्टनर इन द फर्म। लेकिन एक बात और है, ओनली फॉर द प्रॉफिट एंड नॉट फॉर द लॉसेस। यानी एक माइनर अगर पार्टनर बनेगा किसी फर्म में, तो उसको लॉस का शेयर नहीं होगा, यानी उसको नुकसान नहीं होगा, केवल प्रॉफिट होगा तो उसको मिलेगा, लॉस होगा तो उसका शेयर उससे नहीं कटेगा। प्रॉफिट हुआ फर्म को तो उसको मिलेगा, लॉस के केस में नहीं कटेगा, ठीक है।
तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, माइनर वाला, इसको बढ़िया से पढ़ लेना, कई बार एमसीक्यू वगैरह में ना आ जाता है, ठीक है। व्हेन द माइनर अटेन्स मैच्योरिटी, अब क्या होगा, एक बार कोई इंसान यानी जो माइनर था, जब एंट्री हुआ उसका पार्टनरशिप के अंदर फर्म में पार्टनर के रूप में, तो उस टाइम वो माइनर, लेकिन पार्टनर बना रहा, एक समय आएगा जब वो 18 प्लस होगा। तो when the minor attains the age of majority, that is 18, then he shall accept or reject the partnership in the firm within 6 months on becoming major। अब जिस दिन वो मेजर बना उसके 6 महीने के अंदर अंदर या तो वो एक्सेप्ट कर ले या रिजेक्ट कर दो, क्योंकि उसके बाद फिर उसको प्रॉफिट और लॉस दोनों में शेयरिंग करना पड़ेगा। If he she does not so decide, then he shall become liable for all the action of the firms since he she became partner। ठीक है, अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो ये मान लिया जाएगा कि उसने एक्सेप्ट कर लिया और वो प्रॉफिट और लॉस दोनों के शेयर में भागीदारी उसका हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही डिटेल जाने वाले हैं, बहुत ही डिटेल, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में। ठीक है, कमेंट करके कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो तो पूछना, और टेलीग्राम ग्रुप पे भी ना मैंने ओपन ही है वो, तो उस पर भी आप डाउट पूछ सकते। अभी हमने देखा कि किसी पार्टनरशिप को बनाने के लिए मिनिमम हमारे पास कितने मेंबर्स चाहिए, कितने पार्टनर्स चाहिए, मिनिमम 2। तो वो सवाल उठता है कि मिनिमम का तो 2 है और मैक्सिमम क्या हजारों लाखों भी लोग हो सकते हैं पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर? तो नहीं हो सकता। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स का लिमिट क्या है? अच्छा, एक चीज और जो थोड़ी देर पहले ही मुझे बता देना चाहिए था कि पार्टनरशिप को रेगुलेट करने के लिए 100% तो रेगुलेट नहीं होता, थोड़ा बहुत छोटा मोटा रूल रेगुलेशन बनाया गया है। तो उसके लिए जो पार्टनरशिप एक्ट है वो कौन सा है, 1932। वो किसके बारे में बात करता है, पार्टनरशिप यानी कैसे चले, क्या राइट है, क्या ड्यूटीज है पार्टनर्स के, झगड़ा होगा तो उसका डिस्प्यूट कैसे सॉल्व होगा, ये। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स क्या है, ये प्रिस्क्राइब नहीं है, बहुत क्लियरली बोल रहा है ये प्रिस्क्राइब नहीं है, लेकिन बाद में फिर बोलता है कि है। कहां पे है, कंपनीज एक्ट 2013 में। पार्टनरशिप एक्ट में तो कुछ नहीं लिखा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने कितने हो सकते, लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा है क्या, कि कंपनीज एक्ट 2013 इंपावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 464 में पावर मिला है सेंट्रल गवर्नमेंट को टू प्रिस्क्राइब सच लिमिट नॉट एक्सीडिंग 100। यानी जो काम पार्टनरशिप एक्ट को करना चाहिए वो कंपनीज एक्ट 2013 ने किया है, और उसने गवर्नमेंट को पावर दिया कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप का लिमिट रखो, बट कुछ भी रखना लेकिन 100 के ऊपर मत करना, मैक्सिमम 100 हो सकता है। यूजिंग दिस सेम पावर, यानी जो कंपनीज एक्ट ने गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब किया है किस चीज को, मैक्सिमम नंबर। ऊपर बोला था 100 से ऊपर नहीं, और इन्होंने बोला कि 50 को हम करते हैं, किसको, 50, यानी मैक्सिमम लिमिट क्या हो गया फिर हमारा 50। यानी किसी एक पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम कितने लोग पार्टनर्स हो सकते हैं, मैक्सिमम 50 लोग पार्टनर हो सकते हैं, राइट। ओके, अच्छा एक चीज आप ध्यान देना कि अब जो हमारा कोई भी अगर पार्टनरशिप फर्म है, तो उसके अंदर के जो पार्टनर्स है ना, वो वही लोग हो सकते हैं जिनका अपना सेपरेट लीगल एंटिटी है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, यानी जिसका कानूनन रूप से एक अपना एग्जिस्टेंस है, लीगली कानूनन रूप से उनका अपना एग्जिस्टेंस है। फॉर एग्जांपल एक नेचुरल पर्सन एक फर्म में पार्टनर हो सकता है, एक कंपनी का भी अपना सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, तो वो भी किसी एक फर्म में पार्टनर हो सकती है। लेकिन लेकिन ध्यान रखना, लेकिन एक पार्टनरशिप फर्म का एक एक पार्टनरशिप फर्म का सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होगा, नो सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसीलिए कोई एक पार्टनरशिप फर्म किसी दूसरे पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं बन सकती। सो पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट बी अ पार्टनर इन एन अदर पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, ये बहुत डीप बात है,
आप समझ गए तो बहुत बढ़िया, नहीं समझे तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप समझ जाओ। ठीक है, यानी कि किसी एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बनने के लिए आपका सेपरेट लीगल एंटिटी होना चाहिए। नेचुरल पर्सन और कंपनी का अपना सेपरेट लीगल एंटिटी है तो वो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन सकते हैं, और पार्टनरशिप फर्म का अपना सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है तो वो नहीं बन सकते। ये चीज को आप ध्यान रखें। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला हमारा हो गया 2 और मोर पर्सन, तो मिनिमम लिमिट है 2, मैक्सिमम लिमिट है 50। वो 50 कहां से आ गया? ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 में नहीं दिया हुआ, ये कहाँ दिया हुआ है? ये दिया है कंपनीज एक्ट 2013 में। उसमें पावर मिला है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि मैक्सिमम आप 100 लिमिट कर दो, कर सकते हो, और इसी चीज को यूज करके गवर्नमेंट ने कितना लिमिट किया है? लिमिट किया है 50। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे कि एग्रीमेंट, यानी ये जो लोग हैं यानी जो पार्टनर्स हैं उनके बीच में एग्रीमेंट होना जरूरी है, और वो एग्रीमेंट हमारा रिटन भी हो सकता है, लिख के, और ओरल भी हो सकता है। पार्टनरशिप कम्स विद एन एग्रीमेंट, पार्टनरशिप हमेशा एग्रीमेंट होगा ना कि भाई मैं कितना पैसा लगाऊंगा, मैं क्या काम करूंगा, बाद में जो प्रॉफिट होगा कैसे बटेगा, ये सब कुछ होगा ना, तभी तो वो फेयर काम करेगा, नहीं तो कुछ भी कोई काम थोड़ी कर सकता है, फ्रॉड हो जाएगा फिर तो पार्टनरशिप कम्स विद एन एग्रीमेंट आइदर रिटेन और ओरल। द रिटेन एग्रीमेंट अमॉन्ग द पार्टनर्स आर नोन एज पार्टनरशिप डीड, और इसी रिटेन एग्रीमेंट, जब हमने एग्रीमेंट रिटेन फॉर्म में किया है उसको हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। ये आगे हम लोग अच्छा खासा इसके बारे में बात करेंगे कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है। अभी तो सिंपल सा समझो, पार्टनरशिप डीड क्या होता है कि पार्टनरशिप फर्म को चलाने के लिए पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है, अगर वो रिटन फॉर्म में है तो उसी को हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। ठीक है, अगला कि पार्टनरशिप, जो ये पार्टनरशिप पार्टनरशिप बात चल रहा है, इसके लिए हमारा जरूरी है कि पार्टनरशिप फर्म हो किस चीज को करने के लिए? बिजनेस, सोशल सर्विस करने के लिए कोई पार्टनरशिप नहीं हो, उसके लिए कुछ और काम, कोई और फॉर्म होता है, एओबी बीओआई वगैरह फॉर्म होता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन जिसको बोलते हैं, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, आपको नहीं सोचना है ये चीज। ठीक है, तो बिजनेस करने के लिए ही हमारा मोटिव फॉर फॉर्मिंग अ पार्टनरशिप फर्म शुड बी टू डू बिजनेस। अब बिजनेस करने का मतलब प्रॉफिट अर्निंग मोटिव होना चाहिए हमें। उसके बाद जो पार्टनर्स है हमारे, उनमें हमें प्रॉफिट को शेयर करना चाहिए। जो पार्टनर्स बनेंगे, जिन्होंने मिलकर पार्टनरशिप फर्म बनाया है, उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग होनी चाहिए। द एग्रीमेंट बिटवीन, ये अमॉन्ग द पार्टनर शुड बी शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस। अभी हमने पढ़ा कि अगर माइनर को हम, माइनर वैसे तो कंप्यूटेड कंट्रैक्ट नहीं है एज पर कंट्रैक्ट एक्ट 1872, लेकिन उसको हम इंडक्ट कर सकते हैं एज अ पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म। किस चीज के लिए? ओनली फॉर द प्रॉफिट नॉट द लॉसेस। ठीक है, द एग्रीमेंट बिटवीन अमंग द पार्टनर्स शुड बी टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस। एग्रीमेंट हो, एग्रीमेंट में ये भी होना चाहिए कि जो हमें बिजनेस में प्रॉफिट लॉस होगा वो कैसे शेयर करें। बिजनेस कैन बी कैरीड ऑन बाय ऑल, जो बिजनेस है, यानी देखो डे टू डे ऑपरेशंस बिजनेस सब कुछ सब मिलके भी चला सकते हैं, और ऐसा हो सकता है कि उसमें से कुछ ही पार्टनर्स डे टू डे ऑपरेशन में इन्वॉल्व है। जब बड़ा डिसीजन मेकिंग है तब जाके सबका सबका मिल के बातचीत चलता हो। ये सब कुछ कहाँ लिखा जाएगा? हमारा पार्टनरशिप डीड। तो बिजनेस कैन बी कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। लेकिन बात यह है कि अगर सब इन्वॉल्व नहीं होंगे फिर भी जो दूसरे काम करेंगे वो उसके लिए जो इन्वॉल्व नहीं है वो भी रिस्पॉन्सिबल होंगे। यानी अगर उसके वजह से किसी दूसरे, जो लोग डे टू डे ऑपरेशन में इन्वॉल्व है, उनके उनके ही कर्मों से, उनके ही काम के वजह से फर्म को प्रॉफिट लॉस होगा, तो उस टाइम जो लोग इन्वॉल्व नहीं, वो ये नहीं बोलेंगे कि हम तो थे ही नहीं तो हम इस लॉस को नहीं बियर करेंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक, तो पार्टनर्स, यहीं से क्या निकला जो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया कि पार्टनर्स आर एजेंट एज वेल एज प्रिंसिपल ऑफ द अदर पार्टनर्स। एजेंट क्यों है? एजेंट, एज एन एजेंट द पार्टनर रिप्रेजेंट द अदर पार्टनर, यानी जब वो पार्टनर कहीं मार्केट में जाएगा वो पूरे फर्म को रिप्रेजेंट करेगा, और फर्म का अपना एग्जिस्टेंस तो है नहीं, फर्म अल्टीमेटली जो पार्टनर्स है उनको ही मिला के बन रहा है। यानी कि जो पार्टनर मार्केट में गया है वो अल्टीमेटली जो दूसरे पार्टनर है उनको ही रिप्रेजेंट करता है। और प्रिंसिपल क्यों? क्योंकि एज प्रिंसिपल इज बाउंड बाय द एक्ट्स ऑफ अदर पार्टनर्स, यानी जो सामने वाला करेगा उसके लिए मैं इन्वॉल्व हूँ, मैं भी रिस्पॉन्सिबल होऊंगा, तो मैं उस केस में प्रिंसिपल हो गया, जो दूसरे वाले हैं वो एजेंट हो गया। राइट,
अगला टॉपिक है हमारा राइट ऑफ पार्टनर्स, यानी जो भी लोग हमारे पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हैं उनका कुछ राइट। राइट कहने का मतलब उनके कुछ अधिकार है। पहला अधिकार क्या है कि एवरी पार्टनर एक्सेप्ट द माइनर हैज अ राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। अभी हमने देखा कि माइनर भी पार्टनर बन सकता है, लेकिन माइनर अभी छोटा है, 18 प्लस नहीं हुआ तो वो मैनेजमेंट में काम नहीं करेगा, यानी कि पार्टिसिपेट डे टू डे काम में नहीं करेगा। और बाकी लोग के पास राइट है, अगर वो चाहें तो मैनेजमेंट में पार्ट कर सकते हैं डे टू डे कामों में। एवरी पार्टनर हैज राइट टू बी कंसल्टेड अबाउट द बिजनेस मैटर, यानी सभी, देखो पार्टनर पार्टनर क्यों बने, क्योंकि उसने पार्टनरशिप फर्म में पैसा लगाया। अरे भाई, जब पार्टनरशिप फर्म में मैंने पैसा लगाया तो मुझे राइट भी तो होना चाहिए ना कि जो भी काम हो रहा है वो हमें भी पता चले, हमसे भी कंसल्टेशन लिया जाए कि क्या काम करने वाले हो फर्म में, ठीक है। राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट एंड हैव अ कॉपी ऑफ इट, यानी कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट है पार्टनरशिप फर्म का उसको मैं कभी भी देख सकता हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं बाकी सब मिलके झोल कर रहे हैं और मुझे मेरे कैपिटल को भी नुकसान होगा उससे, ठीक है। तो हम कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट देखा जा सकता है और उसका कॉपी भी ले सकते हैं। राइट टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस एट द एग्रीड रेशियो इफ नो सच एग्रीमेंट देन इक्वली। देखो कम जो मैं बात करूं कि रिटेन एग्रीमेंट होना चाहिए, उस रिटेन एग्रीमेंट इन द फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो उसमें सब कुछ लिखा होगा कि जो प्रॉफिट लॉस होगा वो किस हिसाब से बंटना है। और नहीं नहीं अगर लिखा तो उस केस में पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखा है कि उस केस में फिर इक्वली कर दो, क्या कर दो, इक्वली कर दो। अ पार्टनर हैज राइट नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, यानी अगर कोई एक पुराना पार्टनर चाहते तो कोई दूसरा नया, जैसे होता क्या ना, मान लो अभी ABC तीनों मिलके एक पार्टनरशिप फर्म शुरू कर, बाद में ऐसा जरूरत महसूस हुआ ए और बी को कि डी को भी इंक्लूड किया जाए, पार्टनर बनाया जाए, एडमिशन किया जाए उसका, एडमिटेड टू दी पार्टनरशिप फॉर्म। लेकिन अगर सी अकेला चाह दे तो डी को रोक सकता है, ठीक है। देखो अगर पार्टनरशिप डीड में लिख दिया कि मेजोरिटी से डिसाइड होगा, यानी ए बी और सी तीन पार्टनर, अगर दो ने बोल दिया कि डी आएगा तो आएगा, अगर कुछ नहीं बोला तो सबका सहमति होना जरूरी है अगर कोई नया पार्टनर आएगा तो। अच्छा देखो, ये राइट वगैरह कहाँ लिखा है, ये सारा राइट लिखा है पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर है ये सब, ठीक है। तो अगर इन चीजों की कॉन्ट्रेरी कुछ पार्टनरशिप डीड में लिख दिया, यानी जो एग्रीमेंट बना है, तो एग्रीमेंट में जो लिखा है वो प्रिवेल करेगा, वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाए, ठीक है। आफ्टर गिविंग अ नोटिस, आफ्टर गिविंग अ नोटिस अ पार्टनर हैज राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म, यानी अगर किसी पार्टनर को फर्म से निकलना है, पार्टनरशिप फर्म से निकलना है, तो फिर वो नोटिस देके निकल सकता है। ये सब कुछ कहाँ लिखा है, पार्टनरशिप एक्ट 1932। इनके कॉन्ट्रेरी अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ दूसरा लिखा है तो फिर वो प्रिवेल करेगा। तो पार्टनरशिप डीड हम पढ़ेंगे अगले क्लास में, ठीक है, अगले वीडियो में। तो अब तक आप देख रहे होगे कि मैं कितने डिटेल में जाने वाला हूं, मैं पूरा सारा इलस्ट्रेशन सॉल्व करूंगा, ठीक है। जो भी आपके डाउट हो, जो भी आपके सजेशंस हो, प्लस या माइनस, सारे वेलकम है हमारे साइड से। बहुत मजा आ जाएगा पढ़ के। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 1 यहाँ पे पूरा होता है। पढ़ा के आप सभी को बहुत अच्छा लगा, तो अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।